maximum amount of solute that can be dissolved in a given or specified amount of solvent at a particular temperature and pressure to make a saturated solution। यानी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी उस पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी दैट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन हैं? 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये कौन कौन से हैं? तो एक है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा है टेम्परेचर और फिर क्या है, प्रेशर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। किसी सॉलिड की किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो सारे सॉलिड्स जो हैं वो एक ही लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी अलग अलग सॉलिड अलग अलग लिक्विड्स में डिसॉल्व होते हैं। दैट मीन्स ऑल सॉलिड्स डू नॉट डिसॉल्व इन सेम लिक्विड। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, तो ग्लूकोज एंड सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, बट नेप्थलीन एंड anthracene do not dissolve in water. Likewise, naphthalene and anthracene dissolve in water, dissolve in benzene, but glucose and NaCl do not dissolve in बेंजीन। ठीक है, यानी क्या है कि ग्लूकोज और NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन नेप्थलीन और एंथ्रासीन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, जबकि नेप्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि ग्लूकोज और NaCl डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका एकमात्र अर्थ क्या है भाई, कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यदि
उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है एक जैसे होंगे तो फिर वो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे देखते हैं कि क्या है रूल ऑफ, इसको हम कह सकते हैं डिसॉल्यूशन। रूल ऑफ डिसॉल्यूशन क्या है? लाइक डिसॉल्व्स, लाइक dissolves like, that means it means polar solute dissolves in polar solvent and non-polar solute dissolves in non-polar solvent. That means a solute gets dissolved in a solvent if it has similar intermolecular interaction as that of in the solute। ये देखिए ये क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका क्या अर्थ है कि यदि सॉल्यूट क्या है, पोलर है, और सॉल्वेंट भी यदि पोलर है तो उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। यदि सॉल्यूट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। इसका अर्थ है कि एक सॉल्यूट एक ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है वह किसके जैसा हो, सॉल्यूट के जैसा हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से डिसॉल्यूशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो देखिए जरा, यदि एक, सबसे पहले हम देखेंगे डिसॉल्यूशन, ठीक है। यदि एक सॉलिड है, यह क्या है, एक सॉलिड, और इस सॉलिड को जब हमने क्या किया, एडेड इनटू अ लिक्विड सॉल्वेंट, इसको हमने क्या किया, लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड किया, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उस लिक्विड में जाएंगे। दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंटर इनटू द सॉल्वेंट and make solution। तो यह जो सॉलिड के पार्टिकल्स का सॉल्वेंट के अंदर जाना, यह क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम डिसॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको, डिसॉल्यूशन। ठीक, इनिशियली ये जो डिसॉल्यूशन है इसका रेट क्या होगा, फास्टर। इसका क्या होगा, इनिशियली इट इज फास्टर। ठीक, अब क्या होगा, कुछ समय के बाद जब सॉल्वेंट के अंदर इस सॉलिड जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तब एक और प्रोसेस होगा। क्या होगा कि ये सॉलिड को हमने कहाँ डाला, अब इसको हमने ऐड किया, एडेड इनटू सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ द पार्टिकल्स of solid in the solution strikes to the solute and gets separated out of the solution। यानी जब
यानी डिसोल्यूशन के बाद जब कुछ कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट के अंदर बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि फर्दर जब सॉलिड को हम डालते हैं सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये सॉल्यूट पार्टिकल से टकराते हैं और टकराने के बाद सॉल्यूशन से बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, यानी कि शुरू में डिसोल्यूशन क्या था? फास्टर था। उसके बाद जैसे जैसे ये क्रिस्टलाइजेशन होगा तो यह जो प्रोसेस है ये क्या होगा? यह जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा? स्लो डाउन होगा। और एक समय आएगा जब क्या होगा? क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यदि एक ऐसा समय आया कि डिसोल्यूशन प्रोसेस और यह जो है क्रिस्टलाइजेशन, यदि इस दोनों का रेट यदि क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, यानी जितना सॉल्यूशन में जा रहा है उतना ही सॉल्यूट यदि सॉल्यूशन से बाहर आ जाए, तो यह जो स्टेट है इसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, और यह कहलाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और यदि कोई भी प्रोसेस क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो इट मस्ट ओबे ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। यह क्या है? मस्ट ओबे ले प्रिंसिपल। यह क्या करता है? ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या भाई? तो इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि सॉलिड जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो हम तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अलावे क्या देखेंगे? हम सिंपली देखेंगे क्या? टेम्परेचर को, और दूसरा क्या है? प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा? कहता है इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यदि एक सॉल्यूशन है नियरली सैचुरेटेड है, इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, दैट मीन्स क्या है? यदि एंडोथर्मिक है दैट मीन्स इसका जो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है यदि कैसा है? ग्रेटर देन, इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है, यानी कि यह क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देन द solubility of solid in liquid increases with rise in temperature। ठीक, दूसरा देखते हैं, if dissolution is exothermic, कैसा है? exothermic, that means enthalpy of dissolution is less than 0, then the solubility of solid in liquid increases with decrease